हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं उपेंद्र उपाध्याय और मैं आज बात करने वाला हूं 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 की। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने कूलॉम के नियम के बारे में डिस्कस किया था और अब यहाँ से आगे हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिशा, मात्रक, विभव सूत्र के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि इस YouTube चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं और यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे लास्ट तक देखें। मित्रों, लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। मैं उम्मीद करता हूं सभी ने ये सॉल्व कर लिया होगा। यदि सॉल्व नहीं किया है तो मैं इसे अभी सॉल्व करवाने जा रहा हूं। मित्रों, आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आपने इस YouTube चैनल काका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, यदि आप इस YouTube चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाए रखें, जिससे जब भी मैं आगे कोई भी क्लास लेकर आऊंगा तो उसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे आप आने वाली किसी वीडियो को मिस नहीं करें। तो शुरुआत करते हैं। देखें, क्वेश्चन आपके सामने है। दो गोलों के आवेश क्रमशः +2 × 10⁻⁷ कूलॉम तथा -3 × 10⁻⁷ कूलॉम, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है, इनके बीच लगने वाले बल का मान, यानी बल के मान का मतलब यह है कि बल का परिमाण क्या होगा। प्रकृति का मतलब यह है कि बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो मित्रों, जब आपने ये पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जब प्लस और माइनस हो तो कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल। याद रखें, जब प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो उस स्थिति में आकर्षण बल काम करता है, और जब माइनस माइनस हो तो प्रतिकर्षण बल काम करता है, और प्लस प्लस हो तो आपका प्रतिकर्षण बल काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है। मित्रों, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था तो मैंने ये भी बोला था कि जो बच्चा इस YouTube चैनल के इस वीडियो लेक्चर की जो कमेंट बॉक्स है उसमें इसका सही आंसर अगर टाइप करेगा तो उसका नाम इस वीडियो क्लास में लिया जाएगा। तो मित्रों, ऐसे कुछ ही बच्चे हैं, यानी एक बच्चा है जिसका नाम सचिन है, उसने इसका आंसर निकालने की कोशिश की है लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं है। आप इसे सही भी बोल सकते हैं, लेकिन देखें उन्होंने आंसर क्या दिया है। उन्होंने लिखा है -6 × 10⁻³ न्यूटन। मित्रों, याद रखें माइनस चिन्ह यहाँ पर नहीं लिखना है हमें। माइनस और प्लस केवल यहाँ पर ये प्रदर्शित करेगा कि जो बल होगा वो कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा। यानी हम इसमें इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक दूसरे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है प्रमोद, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने YouTube के कमेंट बॉक्स में नहीं डाला है, फेसबुक का जो ग्रुप है काका क्लासेस के नाम का उस पर इसका आंसर लिखा है, और उनका आंसर है 6 × 10⁻⁷ न्यूटन। यहाँ पर इन्होंने चिन्ह लगाकर क्वेश्चन को गलत कर दिया है, आप कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये अगर हम यहाँ से माइनस का चिन्ह हटा दें तो ये आंसर क्या होगा आपका? सही। लेकिन इनका जो आंसर है इसमें यहाँ पर इन्होंने पावर की गड़बड़ी कर दी है, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रयास तो किया, लेकिन आप में से ऐसे कई स्टूडेंट हैं उन्होंने इस वीडियो को देखा और समझा, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं किया। इस चीज को देखते हुए मुझे एक बात याद आती है। कहा जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। यानी इन्होंने प्रयास तो किया, भले ही गलत आया, हो सकता है कि अगला जो मैं न्यूमेरिकल दूंगा वो सही है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी यदि न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसे सही तरह से समझें। जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप YouTube के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आप
यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में नहीं डाल सकते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, फेसबुक के ग्रुप में डालिए। यदि आप फेसबुक ग्रुप के हिस्सा नहीं है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, उसको आपको सही टाइम से उसकी सटीक जानकारी मिल जाएगी। टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। मित्रों याद रखें, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और उस वीडियो को देखते ही आप बहुत ही जल्द ही उस कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं जो क्वेश्चन में दिया है और जो क्वेश्चन में पूछा है बहुत ही आसानी से निकालेंगे। देखें, हमें क्वेश्चन में दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम, यानी Q1 की वैल्यू है आपके पास 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 की वैल्यू है आपके पास -3 × 10⁻⁷ कूलम। मित्रों यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस केवल क्या दर्शाएंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर हम चिन्ह को नहीं लेंगे। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और इसमें दिया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा है। तो देखो यहाँ पर आर कितनी दे रहा है आपको, 30 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, बल। देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा उससे आप ध्यान से देखें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बल पूछ रहा है, 2 स्थिर बिंदु आवेश दे रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था 2 स्थिर बिंदु आवेश हों और उनके बीच में यदि हम बल निकालना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, कूलॉम का नियम। देखिए अभी Q1 की जगह पर हमने लिखा है 2 × 10⁻⁷ प्लस पे, और इधर है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलॉम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखें जब दूरी आपको सेंटीमीटर में दी हो तो उसे हम चेंज करते हैं 10⁻⁻2 से गुणा करके, वो किसमें हो जाएगा, मीटर में। तो यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में मैं इसे शेयर करूंगा। ठीक है, कूलॉम का नियम होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2 r²। देखो यहाँ पर ये वायु में दे रहा है तो वायु के लिए फॉर्मूला ये होता है। यदि वो ये देता कि किसी अन्य माध्यम में तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते 1/4πε0 के Q1 × Q2 r²। यहाँ पर वायु दे रहा है तो हम ये लगाएंगे। अब देखें 1/4πε0 की आपको वैल्यू बताई थी, वो क्या थी, 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 × 10⁻⁷, और इसकी है आपकी Q2 की 3 × 10⁻⁷, और R क्या है आपका 30 सेंटीमीटर। हमने मीटर में चेंज कर दिया तो इसका स्क्वायर करेंगे, 30 × 10⁻⁻2, 30 × 10⁻²। क्या मैं इसे 3 से 3 बार काट सकता हूं, और इसे मैंने काट दिया 10 बार। इसे 3 से 1 बार काट दिया और इसे 3 से कितनी बार काट दिया, 10 बार। देखिए जिसका कोई नहीं होता है उसका होता है ईश्वर, और ईश्वर कितने हैं, 1। अगर इसके ऊपर कोई भी घात नहीं दी है तो इसकी घात कितनी होगी, 1, और 1 और 1 घात कितनी होगी, 2, यानी 10 की घात प्लस की 2 और 10 की घात माइनस की 2, यानी हम यहां से इसको ऐसे करके कैंसिल कर सकते हैं। तो देखें 3 × 2 करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 6, 3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। अब घातों को देखते हैं, यहां पर आपकी माइनस की घात 2 है, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, और 7 और 7 माइनस के 14। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 गुना 10 की घात 11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 14 यानी 14। ठीक है, अब देखिए 14 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 गुना 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होगी, आपसे मैं उम्मीद करता हूं जो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको समझ में आया होगा। या नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से देखना, फिर भी समझ में नहीं आया है दोबारा देखना, फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप जो भी मैं व्हाट्सएप की लिंक दूंगा ग्रुप में ऐड हो जाए, मैं वहां से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और यहाँ पर अभी हमारा उद्देश्य न्यूमेरिकल स्टार्ट करना नहीं है, केवल इनकी थोड़ी सी जानकारी देना था। जब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूंगा, और उसमें जो न्यूमेरिकल का जो डर होता है उस डर को मैं निश्चित ही आपके दिल और दिमाग से निकाल दूंगा। तो अब जो हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के बाद में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो बच्चों जो जब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, दो आवेश स्थित हों, अगर सजाती हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, विजाती हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि दो हमारे पास आवेश हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई बल अवश्य कार्य करेगा। उसी से लेकर हम चलेंगे और वैद्युत क्षेत्र को स्टडी करेंगे। देखिए कि हमारे पास एक आवेश है जिसे हम Q0 बोलते हैं, और Q0 क्या होता है, Q0 होता है हमारा परीक्षण आवेश। ठीक है, अब इस आवेश के चारों ओर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई एक दूसरा आवेश रखा है। देखो जो ये परीक्षण आवेश है ये हमेशा आपका इसकी जो प्रकृति होती है वो धन होती है, और जो इस आवेश के क्षेत्र में जो आवेश रखा है ये धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये धन है और ये भी धन है तो इनके बीच में कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यदि ये धन तो है, अगर ये नेगेटिव है तो उनके बीच में कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। ये आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आवेश किसी बल का अनुभव कर सकता है। यहाँ पर किसी बल का तात्पर्य यह है आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी बल का अनुभव कर सके, उसे यानी उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। हम इसे लिख सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी बल का अनुभव कर सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी बल का तात्पर्य आपको बता ही चुका हूं, आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। मित्रों याद रखें, जब हम वैद्युत क्षेत्र को इंडिकेट करेंगे तो इसे हम ई से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं।
हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। क्यों? जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए कौन सी भौतिक राशि को हम किससे डिनोट करते हैं। मित्रों, यदि यहाँ पर हम इसकी यदि हम यहाँ पर ये देखें कि किस प्रकार की राशि है, तो ये आपकी सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। अब जो मैं ये पॉइंट जो लिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि क्यों? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो एक ये पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप अपने दिमाग में बनाए रखें। वो क्या है कि धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश के दूसरी ओर अर्थात किस ओर? विपरीत ओर। धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश के दूसरी ओर होती है। आवेश के दूसरी ओर होती है। ठीक है, इसे मैं अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। पहले आप इसे अपनी कॉपी में बढ़िया तरह से नोट करें। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपका ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश के ओर ही होती है। इसे आप अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी तरह से नोट करते चलें। अब जो ये मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, इनको मैं आप एक डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह से समझाऊंगा, जब तक आप इसे अपनी कॉपी में नोट करना है। देखिए, जो ये पॉइंट है हमारे पास, धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश के दूसरी ओर यानी विपरीत ओर होती है। तो इसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक हमारे पास धन आवेश स्थित है। ठीक है, अब इस धन आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि हम इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालें तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आवेश की दूसरी ओर यानी आवेश की विपरीत ओर होगी। अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो वो आवेश की विपरीत ओर। कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि जब हम धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वह धन आवेश के विपरीत ओर होगी। इसी प्रकार हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3। और इसी प्रकार जो पॉइंट नंबर आपका 4th है, पॉइंट नंबर जो 4th है वो क्या है आपका? ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा। देखें, जैसे ये आवेश आपके पास -q है और इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आपका ये है। ठीक है, अगर हम यहाँ से यदि हम यहाँ से -q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र निकालें, जैसे अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो इसकी जो दिशा होगी वो इस आवेश की ओर होगी। यहाँ निकालें हम तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इसी ओर होगी। इस जगह पर निकालें हम तो इसी ओर होगी। यहाँ निकालें तो इसी ओर होगी। अगर धनावेश के कारण निकालेंगे तो धनावेश के विपरीत ओर होगी। और आपका नेगेटिव आवेश के कारण निकालें यानी ऋण आवेश के कारण निकालें तो वो उसी आवेश की ओर होगी दिशा। और जो 5th पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं उसे भी आप धन्यवाद देख लें, समझ लें उसे। देखें, जब कोई भी आपके पास बैटरी दी हो यानी बैटरी में वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से बैटरी में वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर
होती है। ठीक है, जैसे आपके पास ये कोई बैटरी लगी हुई है, ये यहाँ पर प्लस और ये माइनस। यदि हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। समझ में आई बात? धन अगर धनावेश के कारण निकालें तो वो आवेश के विपरीत ओर, यानी आवेश से बाहर की ओर। अगर ऋण आवेश के कारण निकालें तो आवेश की ओर। ठीक है, जब बैटरी दी हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जब बैटरी दी हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये पॉइंट हमें अच्छी तरह से याद रखनी है। डायरेक्शन हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जब न्यूमेरिकल होंगे क्वेश्चन में आप परिमाण तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको डायरेक्शन परेशान करेगी। इस वजह से आप याद रखें, धन के कारण विपरीत और ऋण के कारण उसी की ओर। बैटरी हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इसकी डेफिनेशन भी बोर्ड में पूछी जा सकती है आपको, और इसके जब मैं मात्रक और विभि सूत्र के बारे में डिस्कस करूंगा तो ये भी बोर्ड में आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप भली भांति अच्छी तरह से, कहने का मतलब समझ लें, इसको तैयार रखें, इसको अपनी कॉपी में, अपनी जो नोटबुक है इसमें बढ़िया तरह से इसके नोट्स बनाते चलें। चलिए शुरुआत करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो बच्चों, जब हमने अभी वैद्युत क्षेत्र में स्टडी किया था कि जब कोई भी आवेश हो और उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई बल कार्य करे तो उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की, उसे हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो देखो, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। यहाँ पर जो Q0 है ये परीक्षण आवेश है, और परीक्षण आवेश कैसा? धन परीक्षण आवेश, और F इस आवेश पर लगने वाला क्या है? बल। तो देखें, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से समझें, जब ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इसमें, जब ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इसमें कोई ना कोई बल कार्य करेगा। तो जितना बल कार्य करेगा इस आवेश पर तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें, किसी आवेश के, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक इसको मैं लिख देता हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र के, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों, एक बार दोबारा समझें, वैद्युत क्षेत्र में जब कोई एकांक आवेश रखा हो तो उसमें लगने वाला जो बल होगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से ही व्यक्त किया जाता है, ई से व्यक्त किया जाता है। राशि की बात करें तो ये राशि कैसी है आपकी? ये राशि कैसी है? सदिश है। और ये हमारा क्या है फॉर्मूला? यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आपकी F इस आवेश पर लगने वाला बल, Q0 क्या है यहाँ पर? हमारा धन परीक्षण आवेश। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके मात्रक की। तो देखें, मात्रक E का हमें निकालना है, तो F हमारे पास ये है। F क्या है? बल, और बल का मात्रक क्या होता है? हमारा न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। और
इस तरह से इसका जो मात्रक होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। या एक इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। बच्चों आप ये बोल सकते हैं कि ये वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से आया। एक हम चैप्टर नंबर 3 में एक डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, उसमें हम ये फॉर्मूला निकालेंगे, E बराबर V अपॉन D, यहाँ पर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, V विभवांतर और D डिस्टेंस। तो विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, और डिस्टेंस का मात्रक मीटर। इस तरह से ये है। इस फॉर्मूले को हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। अब बात यहाँ पर आती है वैद्युत क्षेत्र की। अब बात यहाँ पर ये आती है वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। देखिए यहाँ पर न्यूटन यानी बल, और इसका जो विमीय सूत्र होता है mLt-2। और कूलम का आपको मात्रक और विमीय सूत्र पता ही होगा। जो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो थे उनमें मैंने आपको इनके मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में बताया था। यदि आपको इनके मात्रक और विमीय सूत्र नहीं याद है या आपने जो पुराने लेक्चर है नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। जो उस प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो आवेश कई जो आवेश होता है, आवेश की विमा होती है आपकी AT, ठीक है। अब जो ये AT है, जब इनको ऊपर लेकर जाएंगे, इनकी घात 1 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की, सॉरी नीचे प्लस की है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी माइनस की। तो देखें mLt-2 है, ये ऊपर और पहुंचेगा तो ये प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का, -2 और -1 तो T-3। ए नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। देखें इसको, mLt-3 ये -1। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, mLt-3 A-1, ठीक है। ये समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे हम इसे डिनोट करते हैं, राशि सदिश है। फॉर्मूला E बराबर F अपॉन Q0। F यहाँ पर क्या है आपका बल, Q0 क्या है धन परीक्षण आवेश। अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो F यानी इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन, और कूलम का, सॉरी आवेश का क्या होगा, कूलम। तो इस तरह से एक तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर, जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और इसका विमीय सूत्र हमें कैसे निकाला है, F फोर्स, और इसका विमीय सूत्र होता है mLt-2 AT को ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा mLt-3 A-1। अब हम बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, यानी अगर हम इसको इंग्लिश में बोला है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश Q है, ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इस आवेश से r दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश है। इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। यानी अगर हम इसे पॉइंट A माने और इसे पॉइंट B माने, यदि हम इसे पॉइंट A माने और इस पॉइंट को हम B माने, तो इस बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु B पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं, लिखते हैं माना Q बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इससे r दूरी पर बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश Q0 है,
तब इनके बीच लगने वाला बल, देखो दो स्थिर बिंदु हैं और इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है, और जब हम इनके बीच में लगने वाला बल निकालेंगे तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? कूलॉम के नियम से। यहां पर लिखेंगे हम कूलॉम के नियम से, बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4πε0 के Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर निर्वात या वायु हो तो K के लिए हम 1 लेते हैं, और 1 से हम किसी संख्या भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो दे रहा है कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, तो हमें इसमें K आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो देखिए इस फॉर्मूले से देखेंगे तो यहाँ ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, Q1 की जगह पर क्या रखेंगे? प्लस Q। F बराबर 1/4πε0 के Q1 की जगह पर हमने क्या लिखा? Q, और Q2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? Q0 अपॉन R स्क्वायर। इसे मैंने समीकरण नंबर क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर क्या होता है? F/Q0। तो हम अब क्या करेंगे? इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले E बराबर F/Q0 में F की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू समीकरण 1 से इसमें रख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो ये होगा आपका E बराबर F की जगह पर क्या रखेंगे हम? 1/4πε0 Q × Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0। Q0 से Q0 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर आपके पास बचेगा E बराबर 1/4πε0 के E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलॉम। यदि वायु दी हो तो वायु के लिए हम क्या रखते हैं? 1, K बराबर 1 होता है, तो इस K की जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। बच्चों अभी हमने बात की है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, उसके बाद में बात की है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। जब हमारे पास दो बिंदु अलग अलग प्रकार के यानी दो बिंदु आवेश अलग अलग प्रकार के हों तो उनके कारण दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हों, तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, कुल तीव्रता निकालेंगे, उन्हें कैसे निकाला जाएगा? याद रखें कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सदिश राशि है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो सदिश नियम से जोड़ेंगे। सदिश नियम क्या होता है उसे हम देखते हैं। अभी देखिए, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और दूसरी है E2। अगर इनके बीच के एंगल की बात करें वो क्या है? थीटा। अगर हम यहाँ पर E1 और
E2 के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो आपने 11th फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें सदिश नियम के बारे में बताया गया है। देखें वो क्या होता है, आपके पास जैसे दो राशि हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो उसे हम लिख देते हैं अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर राशियां a और b नहीं है, क्या है E1 और E2। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो जोड़ेंगे इसी प्रकार, ये हो जाएगा आपका वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर, हम इसे लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ये इसकी कंडीशन फर्स्ट है। कब? जब E1 व E2 के बीच थीटा कोण पर झुके हों, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कब? जब दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के बीच एंगल कितना हो? थीटा हो। जब हम इसके दूसरे केस में पढ़ेंगे, यानी इसकी जब दूसरी कंडीशन होगी कि जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत ओर हो। कहाँ हो? विपरीत ओर हो। इसे भी समझें, जैसे ये पॉइंट है आपका, यहां से E1 की डायरेक्शन ये है और E2 की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अगर मैं यहां पर आपसे ये पूछूं E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है, तो आपका जवाब होगा एंगल कितना है? 180। यानी यहां पर ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर आप वैल्यू कितनी रखेंगे? 180। तो मैंने यहां पर लिखा थीटा कितना? 180। और हमारे पास फॉर्मूला है वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर, इसमें वैल्यू रखेंगे कितनी? देखें, जैसे अभी फॉर्मूला है हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos, अब इसकी जगह पर कितना रखना है हमें? 180, ठीक है। और cos 180 की जो वैल्यू होती है आपको पता होगा -1। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस, देखें 2E1 इंटू E2 cos 180 की वैल्यू कितनी? -1। जब हम प्लस 2E1 E2 से -1 में गुणा करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2, प्लस की जगह पर चिन्ह किसका होगा? माइनस का, 2E1 E2। अब यहां पर आपके सामने है वेक्टर रही है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। क्या आपको वो फॉर्मूला याद आ रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। तो यहां पर ये फॉर्मूला आपके सामने बना है, कौन सा? E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में जब स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर से अंडर रूट को हटा देते हैं, तो यहां पर ये बचेगा आपके पास E1 प्लस E2 बराबर E1 माइनस E2। यानी जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 अंश। तब परिणामी तीव्रता दोनों के अंतर के बराबर होगी, अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। थर्ड कंडीशन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं उसमें वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो एक ही ओर होगी। जैसे यहां पर विपरीत है तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, विपरीत होगी। वहां पर एंगल कितना होगा, 0 होगा। थर्ड कंडीशन भी हम देखते हैं और वो क्या है देखें अभी। देखिए थर्ड कंडीशन है हमारे पास, जब E1 व E2 की दिशा समान हो। कैसी हो, समान। कहने का मतलब ये है वैद्युत क्षेत्र E1 की दिशा भी इधर है और वैद्युत क्षेत्र E2 की दिशा भी एक ही ओर है, ठीक है। तो यहां पर आप बात करें तो एंगल कितना होगा, एंगल 0 होगा। मेरे पास जैसे ये दो चीज हैं, एक ये मार्कर है और इसका कैप है। अगर मैं इसको ऐसे करके इससे थोड़ा सा झुका दूं एंगल होगा, अगर दोनों को ऐसे करके चिपका दूं या थोड़ी सी दूरी पर रखूं तो एंगल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कितना लिया हमने, 0। और कॉस की बात कर रहे हैं तो थीटा हम लेंगे 0 और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। और जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे, 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। यहां हम लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू 1। तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2। ये आपका किसका सूत्र बनेगा, E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये हम इसको लिख सकते हैं E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट को हटा दिया है हमने। यहाँ पर हमने लिखा है वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर E1 प्लस E2। ये कब है, जब इनकी दिशा कैसी हो, समान हो। जब दिशा समान होती है तो परिणामी तीव्रता में क्या होता है, जब दिशा समान होती है तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जब दिशा समान होती है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E1 या E2 तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। दिशा विपरीत होती है तो ये एक दूसरे के अंतर के बराबर तीव्रता होती है। ये हमारा पॉइंट नंबर 3। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 4 की, उसे भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे कि जब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो, यानी परपेंडिकुलर हो। तो देखें जैसे ये हमारे पास E1 की डायरेक्शन और ये क्या है E2 और इनके बीच में जो एंगल है हमने माना ये 90 है। तो यहाँ पर देखें आप, हमने लिखा जब E1 व E2 एक दूसरे के लंबवत हों, कैसी हों, लंबवत हों, ठीक है। तो यहां पर एंगल कितना लेंगे, 90। और cos में 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की 0। यहां पर हम फॉर्मूले में रखेंगे वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है हमारा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 90। अब cos 90 की वैल्यू रखेंगे 0 और 0 से इसमें गुणा करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 का
होल स्क्वायर। ये कब है? जब एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है। और आज की जो ये वीडियो है, यानी आज की जो क्लास है, आज हम केवल इतना ही डिस्कस करते हैं। यहाँ से आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। तो दोस्तों, मैंने आपको जो भी टॉपिक बताए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी डाउट है आपका, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए मित्रों आपको कैसा लगा ये वीडियो। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनको कुछ हेल्प करे। मित्रों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और क्या आप शेयर भी नहीं कर सकते? आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। और मित्रों, आपको यदि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे एक लिंक दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।